देखिए, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का ये सेकंड वीडियो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। पहले वीडियो में मैंने जो बेसिक एनाटमी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उसके क्वेश्चंस आपके सामने बहुत सारे डिस्कस किए थे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये चैप्टर आसान है, बच्चों को आसान लगता है, उन्होंने काफ़ी इसको पढ़ा हुआ है और बस अब कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आपके साथ एक बार फिर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो देखिए, जितनी बार किसी मुश्किल चीज़ को आप डिस्कस करेंगे तो वो आसान बन जाएगी। तो पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कि हार्मोन्स का रेगुलेशन कैसे होता है या हार्मोन्स के द्वारा जीआईटी कैसे रेगुलेट होती है। पहले हम देख चुके हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आपने देखा था मस्कुलरिस लेयर में ऑयरबाक्स और माइंट्रिक प्लेक्सस था, पेरिस्टेल्सिस को कंट्रोल करता था, और सब म्यूकोजल प्लेक्सस था जिसे मीजनर्स प्लेक्सस कहते हैं, सिक्रीशन करता था। लेकिन ये इंट्रिंसिक जो नर्वस सिस्टम है इसको आप रेगुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है एलिमेंट्री कैनाल के लिए वो हमेशा इनिबिटरी है और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन स्टिमुलेटरी है। तो ये कुछ उसी तरह की एनालॉगी आप समझ लीजिए कि हार्ट में ऐसे नोड खुद इंपल्स जनरेट कर रहा है हार्ट के अंदर, लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आप इसको और रेगुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। सो कुछ इसी तरह का कंसेप्ट आप जीआईटी में भी लगा सकते हैं। लेकिन अब मैं जो बात कर रहा हूं वो केमिकल मतलब हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ जीआईटी। तो हम सब जानते हैं कि एक तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है बॉडी फिजियोलॉजी को और एक एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहां पर एंडोक्राइन कंट्रोल, ये ही पॉइंट मैंने एंडोक्राइन सिस्टम में भी डिस्कस किया था, आज फिर दोबारा कर रहा हूं। तो देखिए, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में उनका नाम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए, एक गैस्ट्रिन आपको पता होना चाहिए, दूसरा कोलेसिस्टोकाइनिन आपको पता होना चाहिए, तीसरा सीक्रेटिन पता होना चाहिए और चौथा गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। ये चार हार्मोन्स आपको पता होने चाहिए एलिमेंट्री कैनाल के हार्मोन्स। ये हैं वो चार जो आ सकते हैं नीट में। अब ध्यान दीजिए, जब स्टमक डिस्टेंड होता है तो पहली चीज़ देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि वो स्टिमुलस क्या है जिसकी वजह से हार्मोन रिलीज होता है। तो मैंने ये कहा कि स्टमक का डिस्टेंशन, इसका मतलब उसमें फूड इकट्ठा होता जा रहा है। दूसरा, उस फूड में अगर अमीनो एसिड्स हैं तो देखिए फूड में क्या है, अमीनो एसिड, प्रोटीन नहीं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, अमीनो एसिड। तो स्टमक में फूड डिस्टेंड हो रहा है, फूड में क्या है, अमीनो एसिड। तो हम ये कह रहे हैं कि स्टमक में जो पायलोरिक ग्लैंड है, पायलोरिक ग्लैंड्स हैं, ये डीप ट्यूबुलर ग्लैंड होंगे, इनमें जो जी सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिन। तो पहली चीज़ तो मुझे ये समझ में आ गई कि गैस्ट्रिन रिलीज कब होता है, पहली बात तो ये। अब दूसरी चीज़ ये है कि गैस्ट्रिन करता क्या है। तो ये जो गैस्ट्रिन है ये दो काम करेगा। एक पहले ही लिख लेते हैं, स्टमक की मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो स्टमक की मोटिलिटी को ये इंक्रीज करेगा, एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम जरा ध्यान से समझिए, ये एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स, एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स, उनको स्टिमुलेट करेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स, उनको स्टिमुलेट करेगा। ये रिलीज करेंगे हिस्टामिन, देखिए बड़े ध्यान से, ये रिलीज करेंगे हिस्टामिन और हिस्टामिन स्टिमुलेट करेगा पैराइटल सेल्स को, पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। इन्हें आप ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं और HCl प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दूसरा काम हो गया किसका, गैस्ट्रिन का, कि इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ HCl। और पहला काम जो मैंने आपको बताया था, स्टमक मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। इसके ऊपर जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपको पहला हार्मोन समझ में आ गया एलिमेंट्री कैनाल का, गैस्ट्रिन कब रिलीज होता है, करता क्या है और करता कौन है रिलीज, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई। अब हम ड्यूडनल म्यूकोजा, जो स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है, उससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से इस बात को ये समझिएगा कि ये जो काइम है स्टमक से, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम में आएगा। तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं। इस तरह का स्टमक, स्टमक में यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर और ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम,
यहाँ से काइम कहाँ पर आ रहा है, पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू थोड़ा थोड़ा किस में आ रहा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। अब इस काइम की कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि ये जो अपर स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है, मतलब ड्यूडेनम की म्यूकोजा कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। तो देखिए इसको एक बार और कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी एक बार काफ़ी डिटेल में इसको बताया है, लेकिन इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको आप बार बार देख लें। तो देखिए काइम में हमने ये कहा कि इट कैन बी फैट रिच। तो हमने ये कहा कि काइम कैसा हो सकता है, रिच इन फैट। खाली फैट होगा ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये जो काइम आ रहा है इसमें फैट काफ़ी ज़्यादा है। तो अपर स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा रिलीज करेगी से फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये रिलीज करेगी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो ये एक हार्मोन है और ये गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड स्टमक मोटिलिटी को डिक्रीज करेगा। सो ये स्टमक मोटिलिटी को डिक्रीज करेगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि फैट के डाइजेशन में टाइम लगता है। आपने भी महसूस किया होगा कि अगर आप फैटी फूड खाते हैं तो काफ़ी देर तक डिस्पेप्सिया रहता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती है। सो आई होप दिस इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। लेकिन फैट रिच काइम में जिस हार्मोन पे हम ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं वो हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन है। तो देखिए फैट रिच में जीआईपी भी रिलीज हो सकता है, कोलेसिस्टोकाइनिन, लेकिन आप इस पर जरूर ध्यान दीजिए कोलेसिस्टोकाइनिन। अब कोलेसिस्टोकाइनिन एक तो स्टमक मोटिलिटी को कम करता है, स्टमक मोटिलिटी को ये भी क्या करता है, कम करता है। दूसरा ये कॉन्ट्रैक्ट कराता है गॉल ब्लैडर को, इट कॉन्ट्रैक्ट्स गॉल ब्लैडर। आप सब जानते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोर और कंसंट्रेट करता है बाइल को और वहाँ से जो बाइल है वो रिलीज़ हो जाएगा और वो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में आ जाएगा कॉमन हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू। आई होप दिस इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। और इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप जानते हैं इस बाइल में बाइल सॉल्ट्स होंगे और उसकी ज़रूरत पड़ेगी फैट के डाइजेशन और बाद में एब्जॉर्प्शन में। तीसरी चीज़ बड़े ध्यान से देखिए कि ये स्टिमुलेट करेगा पैंक्रियास को। सो इट स्टिमुलेट्स पैंक्रियास और पैंक्रियास से सीरस सिक्रीशंस आएंगे ड्यूडेनम में। सीरस का मतलब है एंजाइम रिच, और जिस एंजाइम की हम बात कर रहे हैं लाइपेज, इसके अलावा और भी एंजाइम आएंगे, लेकिन सीरस का मतलब समझिए कि यहाँ पर ये एंजाइम रिच सिक्रीशंस पहुँचेंगे। तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन के काम हो गए। अगर तो ये काइम एसिड रिच है, अगर इस काइम में एसिड ज़्यादा है तो फिर आप देखिए कि जो अपर स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है वो सिक्रीट करती है एक और हार्मोन, इसका नाम है सीक्रेटिन। सो अब की बार कोलेसिस्टोकाइनिन नहीं है, क्या है? सीक्रेटिन। सीक्रेटिन भी स्टमक मोटिलिटी को कम करता है। सो इट रिड्यूसेस स्टमक मोटिलिटी। एक बात तो देख रहे हैं, काफ़ी कॉमन फंक्शन है तीनों हार्मोन्स में। और दूसरी चीज़ ये देखिए कि सीक्रेटिन स्टिमुलेट करता है पैंक्रियास को, और ताकि पैंक्रियास से म्यूकॉइड सिक्रीशन आए। ध्यान दीजिए, अब की बार सीरस नहीं है, म्यूकॉइड सिक्रीशन। इन म्यूकॉइड सिक्रीशन में काफ़ी ज़्यादा बाइकार्बोनेट होता है और ये बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज करेगा एसिड को, क्योंकि ध्यान रखिए कि ड्यूडेनम वो पहला पार्ट है जो रिसीव कर रहा है एसिड रिच कंटेंट्स स्टमक से। और यहाँ पे जो हार्मोन्स आने हैं, जो एंजाइम्स आने हैं, आई शुड से फ्रॉम पैंक्रियास, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन वगैरह, वो सब एल्कलाइन पीएच पर काम करते हैं। तो उन सब की ऑप्टिमम पीएच करीब 8 के आसपास है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू न्यूट्रलाइज दिस पर्टिकुलर पीएच और द acidic conditions that are present in the chyme because of the presence of HCl। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप एक बात समझिए कि अगर इंटेस्टाइन कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है जो एक्ट कर रहा है स्टमक पे और स्टमक की मोटिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, तो इस तरह के फैक्टर को
आप देखिए इंटेस्टाइन के लिए शब्द आएगा एंटेरो और स्टमक के लिए आएगा गैस्ट्रॉन। इसको आप एंटेरोगैस्ट्रॉन कहते हैं। तो आप देखिए जीआईपी भी एंटेरोगैस्ट्रॉन है, कोलेसिस्टोकाइनिन भी एंटेरोगैस्ट्रॉन है और सीक्रेटिन भी एंटेरोगैस्ट्रॉन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और कर लीजिए, इस एंटेरोगैस्ट्रॉन शब्द को देखिए और एक शब्द देखिए इससे मिलता जुलता एंटेरोकाइनेस है। एंटेरोकाइनेस इज एन एंजाइम, इज एन एंजाइम, दिस इज अ हार्मोन, वो एंजाइम है और वो भी अपर स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से ही रिलीज होता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि उसका काम है कि वो ट्रिप्सिनोजन को थोड़े से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इस बीच में कुछ क्वेश्चंस मुझे याद आ रहे हैं। ड्यूडनम में एक देखिए, मैंने आपको जब एलिमेंट्री कैनाल के जो ग्लैंड्स बताए थे, द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल, तो आप याद कीजिए गॉबलेट सेल्स मैंने आपको बताया था, डीप ट्यूबुलर ग्लैंड्स मैंने आपको बताया था और क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन, ये सारे के सारे म्यूकोजा में थे। ये सारे के सारे किस में थे? म्यूकोजा में। एंट्रेंस में नीट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि जो ब्रनर्स ग्लैंड हैं ड्यूडनम के, वो एक्चुअली म्यूकोजा में नहीं होते, दे आर सब म्यूकोजल ग्लैंड, दे आर सब म्यूकोजल ग्लैंड। उनका सिक्रीशन बहुत एल्कलाइन होता है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ड्यूडनम वो पार्ट है जिसे सबसे पहले एसिड को कन्फ्रंट करना है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अभी जो हमने जिक्र किया था ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजन का, तो देखिए एक कंसेप्ट ये है कि जाइमोजन क्या है। तो जाइमोजन जनरली एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो इनएक्टिव प्रिकर्सर की तरह से सिक्रीट होता है। फिर मैं कह रहा हूं कि बहुत से प्रोटियोलिटिक एंजाइम इनएक्टिव प्रिकर्सर की तरह सिक्रीट होते हैं, इन्हें हम जाइमोजन कहते हैं। ये वहीं जाकर के एक्टिवेट होते हैं जहां इनके एक्शन की जरूरत है, ना ग्लैंड के अंदर ना डक्ट के अंदर। तो इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्सिनोजन, इसीलिए GEN, तो ये आपको ये बता रहा है कि इनएक्टिव है। ट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, तो बीच में क्वेश्चन याद आ गया, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस एक एक्सोपेप्टाइडेस है। तो देखिए ये सारे के सारे क्या है? इनएक्टिव प्रिकर्सर्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि जाइमोजन्स जो हैं, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जाइमोजन की तरह सिक्रीट क्यों होते हैं? तो बड़े स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स हैं, अगर ये ग्लैंड के अंदर या डक्ट के अंदर क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए, तो ये उसके स्ट्रक्चर को डैमेज करेंगे। तो पैंक्रियाटाइटिस का एक कॉमन कॉज ये हो सकता है कि ट्रिप्सिनोजन एबनॉर्मली एक्टिवेट हो जाए ट्रिप्सिन में विद इन द पैंक्रियास इटसेल्फ। आई होप यू आर गेटिंग दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए जैसा मैंने आपसे कहा था कि बाकी चीज़ें बहुत आसान है, आपको सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है सकस एंटेरिकस किसे कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस में क्या है, बाइल में क्या है, सलाइवा में क्या है, टाइलिन क्या है, सब पता है आपको, बहुत अच्छे से आता है। कॉन्फिडेंस रखिए, मैं भी यहाँ पर इन बातों की तरफ आपके लिए अब आपका टाइम खराब नहीं करना चाह रहा हूँ। हाँ, इस टाइम पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, दैट इज रिगार्डिंग द एब्जॉर्प्शन। तो देखिए एब्जॉर्प्शन के बारे में कंसेप्ट समझिए। आप देखते हैं कि एनसीईआरटी में कुछ इस तरह की लाइन लिखी हुई है कि जहाँ पर कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाता है कि कौन एक्टिव हो रहा है, कौन पैसिव हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो मैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सिंप्लीफाई करता हूँ। तो देखिए अब आप ये समझिए कि ये से फॉर एग्जाम्पल ये विल्लाई है, तो ये विल्लाई है। पहली चीज़ हम ये भूल जाते हैं कि इसके इधर यहाँ पर एपिथीलियम भी होगा। तो जनरली बच्चों को मैंने ये देखा है कि वो ये सोचते हैं कि ये ल्यूमर में से कोई चीज़ सीधी यहाँ आ गई, तो लेकिन बेटे बीच में एक सेल भी है। तो इसका मतलब हो सकता है कोई चीज़ यहाँ से एक्टिव जा रही हो और यहाँ से पैसिव जा रही हो। तो आफ्टर ऑल हो सकता है एनसीईआरटी गलत नहीं हो। तो अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि वो सेल के अंदर घुस रहा है और फिर सेल उसे बाहर फेंक रहा है, ये 2 बार इस तरह की कहानी हो रही है। तो हो सकता है कि सेम चीज़ एक्टिव पैसिव दोनों तरह से जा रही हो, डिपेंड ये करता है कि कहाँ की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये देखिए कि वो सोर्स ऑफ कंफ्यूजन इस वजह से आता है कि वी टेंड टू नेग्लेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द एपिथीलियम। ये जो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कोलमनार ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम है ये। तो देखिए इसको मैं एक काम करता हूँ, अब आपको जस्ट एक आइडिया लग गया होगा कि ये किस तरह से लोकेटेड है। तो मैं इस काम को इस तरह से कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये मान लीजिए ये कोलमनार एपिथीलियम है, ये उसकी माइक्रोविलाई है,
ये एक और कोलमनार एपिथेलियम है, आप जानते हैं बीच में टाइट जंक्शन वगैरह सब चीज़ें होती हैं इनमें। दिस इज़ एब्सोल्युटली श्योर, आपको पता है, जैसे हो सकता है मैंने ये टाइट जंक्शन बनाया हो। तो आप जानते हैं ये ल्यूमन है, ये ल्यूमन है। यहाँ से मुझे कुछ चीज़ को एब्जॉर्ब करना है, यहाँ से एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन को इस सेल के थ्रू बॉडी के अंदर लेके जाना है ताकि वो ब्लड वेसल या लिम्फेटिक से क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। तो देखिए एक चीज़ आप बार बार समझ लीजिए, मैंने आपको नर्वस सिस्टम में भी पढ़ाया, हर जगह पढ़ाया कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम कम होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटाशियम ज़्यादा होता है। ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो मैं कुछ जो पॉइंट्स बताऊंगा इनको काफ़ी सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। एक 12th के बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हमें किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए एक ग्रेडियंट बनाने की कोशिश करेंगे, एक मोटिव फोर्स बनाने की कोशिश करेंगे जिससे चीज़ों को एब्जॉर्ब किया जा सके। तो कहानी यहाँ से शुरू होगी कि आप इस सोडियम को बाहर फेंक दीजिए। तो देखिए मैंने सबसे पहले सेल के अंदर, ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम का सेल है, सोडियम को यहाँ से यहाँ फेंका। तो ये मैंने सबम्यूकोजा की तरफ इसको क्या किया, एक्टिवली पंप कर दिया। एक्टिव इसलिए क्योंकि ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। आप जानते हैं ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। तो आपने ये काम एक्टिवली इसको बाहर पंप कर दिया, यहाँ से कहानी आपने शुरू करी। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि हाउ इट एक्चुअली स्टार्ट्स। अब आप ये देखिए कि जहां सोडियम जाता है वहां पानी जाता है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर से जो पेशेंट प्रॉब्लम में है उनको नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो जहाँ भी सोडियम जाएगा वहाँ पानी जाएगा। याद कीजिए एल्डोस्टेरोन जब रिलीज़ होता है तो सोडियम को रीएब्जॉर्ब करता है डीसीटी से, लेकिन साथ में क्या जाता है, पानी जाता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि पहला काम तो ये हो गया कि आपने वाटर के ऑस्मोसिस के लिए एक ग्रेडियंट इस्तेमाल कर दिया और ये वाटर इधर से इधर आ गया। तो पहली चीज़ आपको समझ में आ गई कि आप वाटर को मूव करा रहे हैं हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल में, क्योंकि जैसे ही आपने यहां से सोडियम को बाहर फेंका तो यहां पर जो ऑस्मोलैरिटी थी वो कम हुई, यहां पर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो गया और पानी अंदर आएगा। एक चीज़ देख लीजिए, अगर आपने खाना नहीं भी खाया है तो ये जो जूस आ रहा है यहां पर, इसमें सोडियम जरूर होगा, क्योंकि सलाइवा में सारे के सारे बॉडी सिक्रीशंस में सोडियम जरूर होता है। तो ये याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि चाहे आपने खाना खाया, चाहे आपने नमक खाया है या नहीं खाया है तो यहां पर सोडियम नहीं है। तो पहली बात तो आपको वाटर की बात समझ में आ गई। अब आप ये देखिए कि यहां पर सोडियम जरूर होगा, जैसा मैंने अभी आपसे कहा। तो आपने क्या किया, यहां से सोडियम बाहर फेंका तो ये सोडियम अब अंदर आने की कोशिश करेगा। सो द सोडियम विल ट्राई टू एंटर इनटू द सेल। तो सोडियम यहां से अंदर आने की कोशिश करेगा। बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा, क्योंकि बड़ी सिंपल बात है कि यहां से सोडियम उठा करके आपने बाहर फेंक दिया तो एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। द सोडियम विल ट्राई टू एंटर इनटू दिस इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। प्रॉब्लम यह है कि ये एक आयन है और ये मेम्ब्रेन के थ्रू सीधा नहीं जा सकता, तो इसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, फैसिलिटेट करना पड़ेगा, और वो फैसिलिटेट एक कैरियर करेगा। सो देखिए ये सोडियम का कैरियर है, इसीलिए आपकी एनसीईआरटी सोडियम के लिए एक्टिव शब्द भी इस्तेमाल कर रही है और फैसिलिटेटेड शब्द भी इस्तेमाल कर रही है। ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। यहां सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां सोडियम की कंसंट्रेशन कम है, तो ये सोडियम अंदर आ रहा है, ये फैसिलिटेट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट कैरियर है जो फैसिलिटेट करा रहा है मूवमेंट ऑफ सोडियम को, सो हमने इसे लिखा फैसिलिटेटेड, से फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन, दिस विल बी अ पैसिव प्रोसेस। और ये जो कैरियर है, जब आप सोडियम के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो इसका कैरियर ग्लूकोज, गैलेक्टोज और अमीनो एसिड को अपने साथ ले जा सकता है। इसे हम कहेंगे को ट्रांसपोर्ट। तो ये किसके साथ जाएगा, सोडियम के साथ में। कौन कौन जाएगा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और अमीनो एसिड। ये यही कैरियर ले जाएगा जब ये सोडियम को लेके जा रहा है। तो एक इस तरह की गाड़ी है जिसमें 4 सीट्स हैं और जिसका ओनर और ड्राइवर सोडियम है। ये गाड़ी तब चलेगी जब सोडियम इसमें बैठा होगा, लेकिन अपने साथ 3 पैसेंजर को और ले जा सकता है। वो कौन है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और अमीनो एसिड। तो अब हमने ये कहा कि ये सोडियम यहां पर आ गया, देखिए ये सोडियम यहां पर आ गया, साथ में कौन आ गया, ग्लूकोज, गैलेक्टोज
और अमीनो एसिड्स ये यहाँ पर आ गए। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप ये सोडियम को एक्टिवली बाहर फेंक ही रहे हैं। अब ग्लूकोज को अगर आपने यहाँ से यहाँ फेंकना है तो देखिए सेल के अंदर ग्लूकोज के होने की संभावना अभी कम है। उसकी वजह यह है कि जब तक यहाँ से आ रहा है ये ग्लूकोज है, लेकिन सेल जनरली ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लेता है एटीपी बनाने के लिए, और ताकि उसके अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम रहे तभी ग्लूकोज का फैसिलिटेशन होता रहे, अपटेक होता रहे। ऐसा आपने एंडोक्राइन सिस्टम में भी देखा है। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपको ध्यान देना चाहिए ग्लूकोज के ऊपर, तो यहां पर जो बेसोलेटरल सरफेस है यहां पर एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होगा। तो आपने ये शब्द सुना है ग्लट, तो यहां पर ग्लट 2 है, ये इसको एक्टिवली पंप कर देगा बाहर की तरफ। अब ये इसे किधर पंप कर देगा? एक्टिवली बाहर की तरफ। तो मैंने आपको ग्लूकोज के बारे में बता दिया। अब ये ग्लूकोज जब यहां पर आ गया, इसी तरह से ट्रांसपोर्ट कैरियर्स होंगे गैलेक्टोज के, अमीनो एसिड्स के, वो यहां पर आ गए। यहां से अब ये ग्लूकोज गैलेक्टो, और देखिए फ्रक्टोज हमेशा फैसिलिटेट होगा, फ्रक्टोज हमेशा फैसिलिटेट होगा। आप जब अपना ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड फ्रक्टोज टेस्ट नहीं करते हैं। आपने चाहे केन शुगर भी खाई है तो आपने जब उसको डाइजेस्ट किया होगा तो फ्रक्टोज एब्जॉर्ब हुआ होगा। सबसे पहले हिपैटिक पोर्टल वेन इसे लिवर में पहुंचा देती है और लिवर करीब करीब सारी चीज़ों को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए जब आप ब्लड शुगर चेक करते हैं तो कौन सी शुगर चेक करते हैं? ग्लूकोज। तो पेरिफेरल ब्लड में ऑलमोस्ट ऑल ब्लड शुगर शुड बी फ्रक्टोज। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो अब हमने ये कहा कि ये जब यहां पर आ गया तो अब ये ब्लड से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ये ब्लड से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब ब्लड ने इसको उठाया और मान लीजिए इसको हिपैटिक पोर्टल वेन ने उठा करके लिवर में ले गए और ये हिपैटोसाइट है। इस हिपैटोसाइट में इस ग्लूकोज का अब अपटेक, ध्यान दीजिए, इस ग्लूकोज का अब अपटेक अगर होगा तो वो फैसिलिटेटेड होगा, क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसा मैंने आपको बताया था सेल के अंदर कम होगी कंसंट्रेशन, और ये फैसिलिटेट करने के लिए फिर आपको एक ट्रांसपोर्टर चाहिए, और ये जो ट्रांसपोर्टर है आपकी बार GLUT4 है। ये आपके बायोमोलिक्यूल्स में दिया हुआ है, 1-2 साल पहले नीट एंट्रेंस में आया हुआ भी है। ये GLUT4 है, देखिए फैसिलिटेट कर रहा है, और ये GLUT4 सेंसिटिव है इंसुलिन के ऊपर। सो दैट मींस ये GLUT4 तभी काम करेगा जब इंसुलिन प्रेजेंट है, और उस इंसुलिन की प्रेजेंस में फिर जो सेल है वो ब्लड से ग्लूकोज उठा लेगा, और इस वजह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड वेसल में कम हो जाएगा, और यही काम आप इंसुलिन का कहते हैं कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो मुझे उम्मीद है ये कुछ बात आपको समझ में आई होगी। देखिए अब मैं फाइनली एक बात और कर देता हूं इस वीडियो में, ध्यान दीजिएगा कि वो ये है कि फैट जब डाइजेस्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, देन व्हाट हैपेंस, तब क्या होता है? तो देखिए ये हमारा इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल है। यहां पर आप देखिए, मान लीजिए ये फैटी एसिड है और ये ग्लिसरॉल है। तो हमने कहा एक फैटी एसिड है, एक ग्लिसरॉल है। आप जानते हैं यहां पर बाइल सॉल्ट भी आ रहा होगा, यहां पर बाइल सॉल्ट भी आ रहा होगा, ऊपर इमल्सिफिकेशन के बाद में बाइल सॉल्ट भी नीचे ही आ रहा होगा। और अब होगा क्या कि ये जो बाइल सॉल्ट है और मोनोएसाइल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है, इन सब के मिलने से बनेगा व्हाट यू नो वेरी फेमसली इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ मिसल। सो ये जो मिसल है दैट वुड बी बेसिकली अ बाइल सॉल्ट प्लस मोनोएसाइल ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ये क्या बना? मिसल। और ये जो मिसल है इसको ट्रांसपोर्ट करेगा फैटी एसिड को और ग्लिसरॉल को into the cell that is lining the intestinal epithelium। इंटेस्टाइनल एपिथेलियम की लाइनिंग के सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि ये जब ये अपना काम कर चुकेंगे तो बाइल सॉल्ट खुद रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। रीएब्जॉर्ब शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं अब मैं। बाइल सॉल्ट खुद रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और वापस पहुंचा दिए जाते हैं लिवर में ताकि दोबारा सिक्रीट हो सके। इसे हम कहते हैं एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। तो इसे हमने क्या कहा? एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। अब देखिए इस सेल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आप जानते हैं इसका फंक्शन लिपिड सिंथेसिस है। वो इन चीजों से दोबारा लिपिड्स बनाएगा। तो वो बनाएगा ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। तो ये लिपिड्स बनाया, ये काम आप जानते हैं किसका है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड सिंथेसिस। अब आप देख रहे हैं ये हो कहाँ रहा है। सो ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के अंदर हो रहा है। अब इसके बाद में इनको पहुंचा दिया जाता है गोल्गी एपरेटस, और गोल्गी एपरेटस ट्राइग्लिसराइड,
फॉस्फोलिपिड्स और लेट अस से कोलेस्ट्रॉल, इनके चारों तरफ एक प्रोटीन का कोट बना देता है। और इस प्रोटीन एनकोटेड इस तरह के स्ट्रक्चर को आप काइलोमाइक्रोन कहते हैं। तो ये वो स्ट्रक्चर है जो काइलोमाइक्रोन है, जो कि इस सेल के अंदर बना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बना देंगे, ये वेसिकल है, ये मेम्ब्रेन जाएगी और फ्यूज हो जाएगी इस बेसल सरफेस की तरफ। इसके अंदर काइलोमाइक्रोन है, आप जानते हैं ये काम आपने साइनेप्स में भी देखा है। और ये काइलोमाइक्रोन इस तरह से बाहर सिक्रीट हो जाएगा विलाई के दूसरी तरफ, सब म्यूकोजा की तरफ ये काइलोमाइक्रोन आ गया। और क्योंकि ये बड़ा है तो ये ब्लड वेसल्स से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, इसको पिक करेगी सेंट्रल लैक्टियल लिम्फ वेसल्स बनाएंगी, ये लिम्फेटिक डक्ट्स बनाएंगे जैसे थोरेसिक डक्ट, और ये जाकर के सब क्लेवियन वेन में लेफ्ट साइड के खुल जाएगा और इस तरह से इस प्रोडक्ट को वापस ब्लड को दे दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये बात भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि किस तरह से फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे इस वीडियो में आपको करानी थी। और देखिए जो ये क्वेश्चंस आते हैं, बड़े स्टीरियोटाइप जो क्वेश्चंस हैं, अब आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए एक और छोटा सा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, सबसे ज़्यादा पानी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज या फ्रैक्शन ऑफ वाटर लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है। ये बिल्कुल पीसीटी की और पीसीटी और लूप ऑफ हेनले की तरह है। पीसीटी 70% पानी रीएब्जॉर्ब करता है, तो 70% हमेशा बचे हुए 30% से ज़्यादा ही होगा। हाँ, लूप ऑफ हेनले में जितना पहुँचता है उसमें से मैक्सिमम परसेंटेज वो रीएब्जॉर्ब कर लेता है। तो अमाउंट की अगर बात आती है तो वहाँ पीसीटी, फ्रैक्शन की बात आती है तो लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर भी इंटेस्टाइन में अगर अमाउंट की बात आएगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन, और फ्रैक्शन की बात आएगी तो लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। सो फाइनल आपको जो लास्ट क्वेश्चन मुझे कराना था, जो इस बार भी आ सकता है नीट एंट्रेंस एग्जाम में, वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पे है। सो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को आप दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक को आप कहते हैं मरास्मस, एक को आप कहते हैं क्वाशियरकर। तो मरास्मस में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी है, जबकि क्वाशियरकर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, कैलोरी इनटेक काफ़ी है। सो पहली बात तो ये मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर आपको क्वाशियरकर और मरास्मस के बीच में पता चल गया। बाकी देखिए एक क्लिनिकल फीचर पे पूछेंगे। मरास्मस में इमैसिएशन होता है, मसल मास लॉस होता है, और जो सबकुटेनियस फैट है वो गायब हो जाता है, तो बिल्कुल इमैसिएटेड अपीयरेंस होगी। और अगर आप क्वाशियरकर देखेंगे तो फैटी इन्फिल्ट्रेशन होता है लिवर में, और इडीमा होता है। इडीमा का मतलब है स्वेलिंग आती है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन टिश्यू स्पेसेस इज कॉल्ड एज इडीमा। ये बात याद रखिएगा। तीसरा एक और पॉइंट ये आ सकता है कि यंगर एज ग्रुप में 1 साल से कम मरास्मस और 1.5 साल से ऊपर क्वाशियरकर, ये चीज है। तीसरी चीज, चौथी चीज अगर आपसे पूछ सकते हैं तो क्वाशियरकर का प्रोग्नोसिस एक्चुअली मरास्मस से खराब है। सो आई होप ये आपको अब समझ में आया होगा। इस वीडियो को एक बार और देखिए, इसमें मैंने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं, और कोशिश कीजिए एक बार एनसीईआरटी को पढ़ने की, और फिर वो जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगा आपका। एंड मुझे उम्मीद है अब आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया होगा। नाउ डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और बार बार मैं हर वीडियो में कम से कम आपसे 10 बार ये कहता जा रहा हूँ कि बेटे याद रखना, आपको आता बहुत है, बहुत आता है। और ये जो गेम है, मेडिकल एंट्रेंस जो गेम है या कोई भी एंट्रेंस गेम है, उसमें प्रेशर में परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका इमोशनल कोशेंट, आपके दिमाग की सोच, आपका एटीट्यूड, ये वो चीज़ है जो आपको सेलेक्ट कराता है। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को, जिनका इंटेलिजेंस कोशेंट बहुत हाई था, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई था, लेकिन टेम्परामेंट ठीक नहीं था, उन्हें मैंने देखा है फॉल्टर करते हुए। और मैंने एक एवरेज बच्चे को जो बहुत मेहनती है और बहुत खुश रहता है, मेंटल एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग है, मैंने उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सक्सेस आते हुए देखा है। ना केवल मेडिकल एंट्रेंस में, बल्कि मेरे पढ़ाए हुए कुछ बच्चे, आई एम वेरी प्राउड टू से, इतने बड़े डॉक्टर्स आज बन चुके हैं। और मैं अब जब देखता हूं कि वो क्या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये सक्सेसफुल हुए, तो मैं अब देख पा रहा हूं कि वो आईक्यू का रोल तो खाली 10 से 20% था। तो वो जो EQ था, दैट वाज बेसिकली 80% रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन। थैंक यू सो मच।
प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।